Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of May 2021. 11 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, यू कैन लाइक दैट फ्रॉम योर साइड एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दैट अमंग योर फ्रेंड्स, and that way we also get motivated that yes, our content is being liked, our content is being shared among others also. So मेहनत ज़्यादा करते हैं हम लोग भी करते हैं कंटेंट में, तो प्लीज़ वी होप दैट यू विल ट्राई टू शेयर अस एज वेल। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। पहले आज के सवालों के साथ देखते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। आई विल टेल यू द आंसर्स बट जस्ट टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड देन यू शुड ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ऑप्शंस आर ए 9th शेड्यूल, बी 10th शेड्यूल, सी 7th शेड्यूल या डी 3rd शेड्यूल। सो थिंक ऑफ द आंसर फॉर दिस and now let me tell you the answer. The correct answer for this will be B 10th schedule. So the 10th schedule of the Constitution of India जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ मेंशन्ड है। 10th शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है? एंटी डिफेक्शन लॉ। इट इज डिजाइंड टू प्रिवेंट द एविल ऑफ जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस होते हैं उसको स्टॉप करने के लिए 10th शेड्यूल लाया गया था। नाउ दिस 10th शेड्यूल रिकॉग्नाइजेज द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। 10th शेड्यूल क्या रिकॉग्नाइज करता है? सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैव द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा इन देयर अपॉइंटमेंट कमिटीज। तो इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा is elected in the appointment committee? Options are NHRC, Central Vigilance Commission, the Central Information Commission या CEO of नीति आयोग। So pause the video, think of the answer and now let me tell you the answer for this. The correct answer for this will be A NHRC। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप सबको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 1993 में बनी थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत, ये भी पता होना चाहिए। एंड इसमें 6 मेंबर कमेटी का रिकमेंडेशन होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। Question number 3 is, which of the following were the goals of the planning system in India between 1950 to 1990? 1950 से 1990 के बीच में इनमें से कौन कौन से गोल्स थे प्लानिंग सिस्टम के इंडिया में? पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन, सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस या फोर्थ इक्विटी। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन कौन से गोल थे। ऑप्शन आर 1 2 3 4, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 4। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड इसका आंसर आप करिएगा। लास्ट में मैं आपको आंसर जरूर बता दूंगा बट इसका आंसर आप अटेम्प्ट भी करिएगा। ठीक है ना। सो ये तो 3 क्वेश्चन थे आज के। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछता हूं मैं, डिजिटल डिवाइड इज रियूनिंग द एक्सेस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस। तो डिजिटल डिवाइड जो है इंडिया में वो रियून कर रहा है एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस। आपको कमेंट करना है इन दिस स्टेटमेंट। ठीक है ना, डिजिटल डिवाइड इज रियूनिंग द एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब जो डिजिटल डिवाइड है उस कारण से हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस। कमेंट ऑन दिस। तो गिव पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो, है ना, यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन गिव द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट, जो कि प्रीलिम्स फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग जगहों से हमने इकट्ठा किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहली जो न्यूज़ है आज की वो है एस्पर्जर्स सिंड्रोम के रिगार्डिंग। व्हाट इज एस्पर्जर्स सिंड्रोम? तो स्पेस एक्स के जो एलन मस्क हैं, जो मेन हेड हैं, उन्होंने कहा कि रिसेंटली ही अनाउंस दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम एस्पर्जर्स सिंड्रोम। तो क्या है ये एस्पर्जर सिंड्रोम? तो सबसे पहली बात, एस्पर्जर सिंड्रोम का मतलब है व्हेन पीपल हैव ट्रबल in their social relationships. People have trouble in their social relationships. याद रखिएगा, people have trouble in their social relationships in this disorder and this was founded by, मतलब ये पता चली थी, इस बीमारी के बारे में पता चला था by a German doctor Hans Asperger and he first described about this disorder in 1944. तो 1944 में पहली बार इस डिसीज के बारे में उन्होंने बताया था and it is kind of autism। जैसे ऑटिज्म के बारे में जानते हैं ना, आप लोग जानते हैं क्या ऑटिज्म के बारे में? एक शो भी आता है जिसमें वो एक बंदा जो डॉक्टर है उसको ऑटिज्म है ना। तो इस तरीके से
मतलब कि ऑटिज्म में भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सोशल फीलिंग्स और इस तरीके से आप फील नहीं कर पाते। उसकी स्टोरी यही है, जैसे वो डॉक्टर है एंड सपोज अगर किसी की डेथ भी हो जाती है उसके बेड पे, तो बाकी सब जैसे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ही इज़ नॉट हैविंग दैट मेनी इमोशंस, और अगर कोई बच जाता है तो भी उसके अंदर इतने इमोशंस नहीं, बहुत खुश हो जाते हैं तो भी कोई बहुत इमोशंस नहीं। तो खुशी एंड गम दोनों के इमोशंस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आप हैंडल नहीं कर पाते। सेम इसी तरीके से ये एस्पर्जर सिंड्रोम भी है, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट, मतलब ऐसा सेम भी नहीं है लेकिन थोड़ा ऑन द सिमिलर लाइंस आप बोल सकते हो, ठीक है ना। एस्पर्जर सिंड्रोम में सोशल इंटरेक्शन होने में डिफिकल्टी होती है। हो सकता है आप इमोशन समझ भी रहे हो लेकिन आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते, सोशली आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है आज की वो है डोज वन मिशन। डोज वन मिशन क्या है? स्पेस एक्स का ही मिशन है डोज वन मिशन। अब एक्चुअली हुआ क्या, आपको याद होगा एलन मस्क ने बीच में एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में अनाउंस किया था जो आईबीएम ने बनाई थी, जिसको उन्होंने कहा था डोज, डोज DOGE, ठीक है ना। तो ये डोज जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है और इस मिशन का नाम डोज वन इसलिए रखा गया क्योंकि इट विल बी कंप्लीटली फंडेड विद क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। तो DOGE जो डोज था वो एक क्रिप्टो करेंसी है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एज वेल। इसको आईबीएम के कुछ रिसर्चर्स ने बनाया है, ये भी याद रखिएगा, डोज कॉइन के नाम से। एंड डोज वन जो मिशन है इट विल बी द फर्स्ट एवर कमर्शियल पेलोड टू बी कंप्लीटली पेड विद डोज कॉइन। ये डोज कॉइन से ही पे होगा एंड the satellite is will weigh 40 kilograms. It will be launched in 2022, याद रखिएगा, ठीक है ना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज, इसको याद रखना, ये डोज कॉइन भी याद रखना और ये जो डोज मिशन है स्पेस एक्स का है ये भी याद रखना, ठीक है ना। एंड इट विल बी लॉन्च्ड इन फैल्कन 9, ठीक है ना। किस में लॉन्च होगा? अब देखिए फैल्कन 9 क्या है। फैल्कन 9 एक पार्शली रीयूजेबल 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो कि यूज़ करता है लिक्विड ऑक्सीजन को एंड रॉकेट ग्रेड कैरोसिन को एज प्रोपेलेंट, ठीक है ना। रॉकेट ग्रेड कैरोसिन यूज़ होता है एज प्रोपेलेंट एंड लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होता है इसमें, ठीक है ना। एंड 2 स्टेज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। डोज कॉइन आप सबको पता होना चाहिए कि डोज कॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी। इट वॉज रिलीज इन 2013, क्रिएटेड बाय IBM इंजीनियर्स। IBM के इंजीनियर्स ने इसको क्रिएट किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी जो न्यूज़ है वो है IUCN की रिपोर्ट आई रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। तो कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग रिपोर्ट आई है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड इसका नाम है नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन की रिपोर्ट कौन निकाला है, तो इसको याद रखिएगा IUCN ने निकाला है। एंड दिस बेसिकली फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि किस तरीके से नेचर इंपैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। And this report has analyzed how armed conflicts in the past 30 years are related to productivity and availability of arable land. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसकी की फाइंडिंग्स है ये कि जो मेजर थ्रेट है पोस्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड आर डिसरप्शंस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू होते हैं तो कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं हो पाते, ऑब्वियस सी बात है। अगर कहीं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पेड़ लगाने की बात तो कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। यही सारी चीज़ें रिपोर्ट में मेंशन भी की गई है, जैसे इसमें इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे कि गोरिल्ला वॉर्स चल रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ईस्टर्न गोरिल्ला काफ़ी नुकसान पहुंचा है बिकॉज ऑफ दिस, है ना। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के कारण सिविल अनरेस्ट है कई जगहों पे, ठीक है ना। एंड कंट्रीज आर मोर प्रोन टू वॉर्स इफ लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर और इफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड वॉज लो। तो ये एक रिपोर्ट में एक चीज़ और मैंशन है कि अगर कंट्री में कम लैंड अवेलेबल है फॉर एग्रीकल्चर और कम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है तो वो कंट्री ज़्यादा प्रोन है टुवर्ड्स वॉर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने अब एक स्पेस डेब्री गाइडलाइंस रिलीज की है, स्पेस डेब्री गाइडलाइन। तो चाइनीज रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B जो था वो रिसेंटली इंडियन ओशन में गिर गया नियर मालदीव्स, ठीक है ना। अब यूनाइटेड नेशंस ऑन स्पेस डेब्री, यूनाइटेड नेशन ने स्पेस डेब्री के बारे में क्या बोला है कि 2007 में यूनाइटेड नेशंस कमेटी जो है ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, इसने इंडोर्स किया था एक रेजोल्यूशन ऑन स्पेस डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस। याद रखिएगा 2007 में यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन
पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, इसने एंडोर्स किया था क्या, एक रेजोल्यूशन ऑन द स्पेस डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस। अब इस गाइडलाइंस के अंतर्गत क्या है, टू लिमिट द डेब्री रिलीज ड्यूरिंग द ऑर्बिटल और स्पेसक्राफ्ट स्टेजेस। तो इसमें क्या क्या इसके एम थे, लिमिट करना डेब्री को जो कि रिलीज हो, टू मिनिमाइज द ब्रेकअप्स ड्यूरिंग ऑपरेशनल फेजेस, ऑपरेशनल फेज में ब्रेकअप्स को कम से कम रखना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटल कोलिजन को कम करना, एंड टू प्रिवेंट इंटरनेशनल डिस्ट्रैक्शंस एंड अदर हार्मफुल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जैसे एक तीसरा पॉइंट लिखा था एक्सीडेंटल कोलिजन। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये स्पेस होता है, स्पेस का कोई एक इंपॉर्टेंट ऑर्बिट होता है, यहाँ पे अब क्या होता है, सैटेलाइट्स रखी जाती हैं। अब जैसे धीरे धीरे सारी कंट्री सैटेलाइट सेंड कर रही हैं, तो क्या होता है, ये स्पेस जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली फिल्ड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से अगर कॉलिजन हो जाए तो वो एक चेन, कैस्केडिंग चेन ऑफ कोलिजन्स क्रिएट कर देती है ना, क्योंकि इतना कम स्पेस में बहुत सारी सैटेलाइट्स रखी हुई हैं। तो आपको मैं कि ये बताना चाहता था कि ये जो इवेंट होता है जिसमें एक सैटेलाइट दूसरे से, दूसरी तीसरे से, इस तरह से कैस्केडिंग कोलिजन क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, केस्लर सिंड्रोम। अगर आपसे केस्लर सिंड्रोम पूछता है, ये भी स्पेस डेब्री से ही रिलेटेड है, तो इसको याद रखेगा कि ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं केस्लर्स सिंड्रोम। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, है ना, तो इसको याद रखिएगा। लास्ट है म्यूकोर माइकोसिस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन इन कोविड पेशेंट्स। तो अभी कोविड पेशेंट जो दवाई ले रहे हैं, मेडिकेशन पे है, उनमें एक ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा जा रहा है जिसको म्यूकोर माइकोसिस बोलते हैं, म्यूकोर माइकोसिस। सो दिस डिसीज मेनली अफेक्ट द स्किन, लंग्स एंड ब्रेन। याद रखिएगा, इट्स रेयर, इट हैज बीन इंक्रीजिंग इन कोविड-19 पेशेंट्स इन दिल्ली, गुजरात एंड महाराष्ट्र नाउ। म्यूकोर माइसीट्स नाम के मोल्ड्स होते हैं जो कि आ जाते हैं, एंड इसमें आईज की रेडनेस, नोज की रेडनेस, ये सारी इसके सिम्टम्स हैं जो अलग अलग हैं। तो म्यूकोर माइकोसिस भी याद रखिएगा। सो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आज की न्यूज आइटम्स आपने देख लिए होंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, अब हम आगे के न्यूज आइटम्स, मैप ऑफ द डे देखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द मैप ऑफ द डे। आज का जो मैप ऑफ द डे मैंने लिया है वो जेरूसलेम का लिया है। जेरूसलेम का मैप मैं दिखाना चाहता था आप लोग को। मेन चीज़ है कि जेरूसलेम के मैप में कि उसके लोकेशन इंपॉर्टेंस थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है और हमेशा न्यूज़ में रहती है। अभी रिसेंटली अल अक्सा मॉस्क है जहाँ पे इवेंट हुआ था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको जेरूसलेम दिख रहा है, ये बिल्कुल जेरूसलेम दिख रहा है ना। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन अगर आप देखो तो ये इजराइल वाला पार्ट है। इजराइल वैसे भी आपको पता होगा कि ये उन्होंने पैलेस्टीनियन से लिया था। अब पैलेस्टीनियन से उन्होंने लिया था, इसी कारण से ये हमेशा एक डिस्प्यूट है, क्योंकि ये एरिया जो जहाँ पे जेरूसलेम आता है ये उन्होंने पैलेस्टीनियन से जीता था इन द लेटर वॉर्स। ओके, वॉर्स के थ्रू इसको लिया था उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो ये जो बीच में आपको क्रीम कलर का पोर्शन दिख रहा है, दिस इज योर इजराइल, एंड इजराइल के बिल्कुल इजराइल और वेस्ट बैंक वाला जो बॉर्डर पड़ता है, ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक एक्चुअली मैं थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। वेस्ट बैंक पहले जॉर्डन के अंतर्गत आता था, है ना। फिर 1967 तक ये जॉर्डन के अंतर्गत आया है क्योंकि इसको जॉर्डन ने जीता हुआ था पहले। फिर बाद में ये किसका पार्ट हो गया, इजराइल का पार्ट हो गया। जब इजराइल में 1967 में वॉर हुआ तो इजराइल ने इसको जीत लिया, वेस्ट बैंक के ऊपर कैप्चर कर लिया। फिर ओस्लो अकॉर्ड आता है, देयर वाज अ ओस्लो अकॉर्ड। ये भी आपको थोड़ा बता दूं कि ओस्लो अकॉर्ड जो होता है, उसके बाद फिर इसमें कुछ कुछ जगहों पे पैलेस्टीनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज इन दो पार्ट्स में, कहाँ पे, ये वेस्ट बैंक वाले पार्ट में है, देखो यहाँ पे। और ये गाजा स्ट्रिप भी जो है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब पैलेस्टीनियन टेरिटरी ही है। गाजा स्ट्रिप जो पार्ट है ना, ये गाजा, दिस इज ऑल्सो पैलेस्टीनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ऑटोनॉमस पैलेस्टीनियन टेरिटरी है आपकी गाजा स्ट्रिप भी, और वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ओस्लो अकॉर्ड के थ्रू फिर ये वेस्ट बैंक वाला पार्ट जो है उसमें पैलेस्टीनियंस को उसका हिस्सा दिया गया था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये तेल अवीव दिख रहा होगा, बहुत फेमस लोकेशन है जो कि इजराइल में लोकेटेड है, तेल अवीव, है ना, दमिश्कस, तेल अवीव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि इजराइल की लोकेशंस हैं, है ना। और यहाँ पे इजराइल देखो पार्ट कौन कौन सा टच कर रहा है, तो इजराइल यहाँ पे इजिप्ट को भी टच कर रहा है। देखो दिस इज द पार्ट विच इज टच्ड बाय इजराइल। इजराइल यहाँ नीचे इजिप्ट को टच कर रहा है ना। फिर यहाँ पे देखो नीचे सबसे इजराइल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वहाँ गल्फ ऑफ अकाबा लाई करती है, देयर इज अ गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि गल्फ ऑफ अकाबा याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ऊपर देखें, अगर अपन जॉर्डन को टच कर ही रहा है इजराइल, ये जॉर्डन वाले पार्ट से टच कर रहा है। और ये इजराइल
जॉर्डन और यहाँ पे जो ये वेस्ट बैंक वाला पार्ट है, इसके बीच में देखो यहाँ पे डेड सी लाई करता है। देयर इज अ डेड सी विच लाइज इन दिस पार्ट, मतलब पैलेस्टीन इजराइल और कहना चाहिए जॉर्डन, पैलेस्टीन इजराइल और जॉर्डन वाले पार्ट में के बीच में बिल्कुल डेड सी लाई करता है। तो अगर आपसे पूछे कि डेड सी में कौन कौन से रीजन के बीच में लाई करता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे अपन देखते हैं ऊपर यहाँ पे इसराइल किस वाले पार्ट को टच करते, तो यहाँ पे तेल अवीव मैंने बताया था कि हैफा भी याद रखना, हैफा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो कि इसराइल की ही लोकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये नदन वाले इसराइल पार्ट में देखो सी ऑफ गैलीली भी लाई करता है, सी ऑफ गैलीली लाई करता है, दैट इज द पार्ट। एंड यहाँ पर ऊपर देखो सीरिया के साथ भी बॉर्डर है, सीरिया के साथ बॉर्डर है ना, जो ये सीरिया है, सीरिया के साथ बॉर्डर है। और ये वाला रीजन जो है गोलन हाइट्स कहलाता है, ये सीरिया का पार्ट था लेकिन इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तो गोलन हाइट्स ये वाला रीजन है। तो नदन जो सी ऑफ गैलीली से अटैच्ड पार्ट है वो आपका गोलन हाइट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है ये जो मैप मैं आज दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है, इसको याद रखना, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस मैप, है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद रखना। गोलन हाइट्स मैंने आपको दिखा दिया है। एंड फाइनली ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर आपको लेबनान मिलता है, लेबनान देखो मिल रहा है ना, लेबनान बिल्कुल नॉर्थ में आपको लेबनान मिलता है। ये आपका यूनिफिल, ये यूनाइटेड नेशंस के ही मेंबर्स रहते हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं, है ना, लेबनान में है यहाँ पे। तो पीस कीपिंग टाइप के फोर्सेस रहती हैं ये, और यूनाइटेड नेशंस की ही हैं ये। तो यूनिफिल है देखो वहाँ पे, लेबनान के लिए फोर्स है। एंड नीचे फिर आपका इजराइल है, और इजराइल से फिर यहाँ पे सीरिया, सीरिया के बीच में गोलन हाइट्स, नीचे आप आओगे तो वेस्ट बैंक जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीनियन टेरिटरी है। और ये गोलन वेस्ट बैंक वाली जो टेरिटरी कब आई थी पैलेस्टीन के पास, ये ओस्लो अकॉर्ड के थ्रू आई थी, ठीक है ना। और जॉर्डन इधर है ही, डेड सी फिर बीच में पड़ता है, जॉर्डन इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। फिर आपका नीचे इधर इजिप्ट के साथ बॉर्डर हमने देखा, और सी गल्फ ऑफ अकाबा देखा। तो दिस वाज द मैप, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप, अच्छा लगा होगा आपको देखने में। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं एडिटोरियल पोर्शन पे आते हैं। एडिटोरियल में पहला जो एडिटोरियल है वो है डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड के कारण क्या क्या इनइक्वालिटी उसके बारे में हम आप बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोविड-19 के बाद से जो डिजिटल यूज़ है वो और ज़्यादा बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे ऑथर ने पहले कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे डेटा अगर देखें 2017 का, तो केवल 6% रूरल हाउस होल्ड है और केवल 25% अर्बन हाउस होल्ड है जिनके पास कंप्यूटर है, ठीक है ना। एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटीज इज नॉट यूनिवर्सल आइदर, इसमें केवल 17% रूरल एरियाज में एंड 42% अर्बन एरियाज में आपके इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, ठीक है ना। एंड स्मार्टफोन्स विद डेटा विल हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस ओवर द पास्ट 4 years। अब आप यहाँ पे ये देखो कि ना इंटरनेट फैसिलिटी है ना कंप्यूटर्स प्रॉबेबली है, लेकिन हाँ स्मार्टफोन्स के आंसर थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिटवीन 27 to 60% ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस किसी भी रीजन से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी, अजीम प्रेमजी, असर, इन सब ने ये चीज़ बोली है कि 27 से लेकर के 60% अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं फॉर अ रीज़न। तो वही वाली बात है, यहाँ पे डिजिटल जो डिवाइड है, यानी कि डिजिटल इनइक्वालिटी की जो बात है वो अपन 2-3 हेड्स में लिख सकते हैं। जैसे कभी अगर आपको आंसर लिखने के लिए आए तो डिजिटल डिवाइड का क्या इम्पैक्ट, क्या फॉल आउट पड़ रहा है, उसको लिखने हैं आकर अगर आपको, तो वो अलग अलग हेड्स में आप लिख सकते हो। जैसे कि आप पहले लिख सकते हो कि एजुकेशन के फील्ड में लिख सकते हो, एजुकेशन में आप डाल दिए जैसे कि 27 से 60% ऐसे बच्चे जो कि ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, दे आर नॉट गेटिंग ऑनलाइन एजुकेशन। और अगर अभी कोविड का टाइम जैसा है कि 2 साल से स्कूल्स लगी ही नहीं है, और कितना ज़्यादा 1 साल कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है पूरे बच्चे की लाइफ में, यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, है ना। आप सबको पता होगा ये चीज़ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा 1 साल ना पढ़े, उसकी आदत छूट गई सपोज, मतलब 1 साल में तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है बच्चे के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स, और ऐसे में ये चीज़ ना होना काफ़ी एक मतलब कि लॉस है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है हमारे लिए, और मतलब बाकी कई जगहों पर जहाँ पर ऐसी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। सो ये था। गर्ल्स के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सपोज अवेलेबिलिटी हो तो भी आप गर्ल्स के साथ ये मतलब एक जो स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज जुड़े हुए हैं कि दे आर बाउंड टू डू द हाउस होल्ड चोर्स एंड ऑल। सो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, और इस कारण से क्या होता है, गर्ल्स और ज़्यादा मतलब एजुकेशन से डिवाइड रह जाती हैं। तो एक तो पहले डिजिटल डिवाइड था, लर्निंग डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो जेंडर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या था, पहले वो डिजिटल डिवाइड था,
फिर वो जाता है लर्निंग डिवाइड में, एंड देन वो कन्वर्ट होता है जेंडर डिवाइड में। तो काफ़ी एक मतलब बड़ी चेन और कहना चाहिए कैस्केडिंग इम्पैक्ट आता है, और न केवल एक पार्ट में बल्कि विमेंस में भी, काउंटर पार्ट में भी बहुत उतना ही इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। फिर ये तो हो गई एजुकेशन की बात। अब दोनों एजुकेशन या हेल्थ हो, इंडिया ने हमेशा अपने जीडीपी का कम से कम 1 या 2% इतना एट मैक्स हमने इन्वेस्ट किया है, जबकि हमको इन्वेस्ट कितना चाहिए करना चाहिए था, हेल्थ में कम से कम 3 से 4% और एजुकेशन में कम से कम 6% का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, पर हमने उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं खुद अगर इस प्रोसेस से 5 साल 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, यूपीएससी वाली प्रोसेस से 6 से 7 साल से अगर मैं जुड़ा हूँ, तो ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल मैंने ये चीज़ आंसर में ना लिखी हो कि इंडिया को अपने जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए 6% तक, और कम से कम 4% तक आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए जीडीपी का। लेकिन आज भी हम केवल 1%, रिसर्च में इनफैक्ट हम 0.5% करते हैं। जो आज हम वैक्सीन दूसरी कंट्री से मांग रहे हैं, वहीं पे अगर हम रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे होते तो हो सकता है आज वैक्सीन हमने सबसे पहले बनाई होती। बट हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया रिसर्च में, केवल 0.5%। तो ये आप लिखना और हमेशा कोट करना, इस चीज़ों को फैक्चुअली कोट करना कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हुआ है और कितना एक्सपेक्टेड था, ठीक है ना। इस कारण से अब आज जो है ये एक्सेस नहीं मिल पा रही है। फिर अब हेल्थ डिवाइड में किस तरीके से डिजिटल डिवाइड काम आता है, मतलब किस तरीके से वो फैला रहा है उसको, तो यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया कोविन पोर्टल का। फॉर एग्जांपल वैक्सीन अगर 18 से 60 के बीच के बच्चों को चाहिए या किसी को भी चाहिए, तो वो उसको कोविन पोर्टल में जाकर के रजिस्टर करना पड़ता है। तो कोविन पोर्टल में रजिस्टर करना मतलब अपने आप में आपने एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर ली, आपने एक कंप्यूटर इन्वॉल्व कर लिया। कोई दुकानें खुल नहीं रही हैं, ऑब्वियसली बात है दुकानें तो नहीं खुल रही हैं अभी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति रजिस्टर कैसे करे खुद को, ठीक है ना, कैसे रजिस्टर करेगा अगर उसके पास कंप्यूटर या मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं हो, तो किस तरीके से वैक्सीन लेगा, या तो वैक्सीन ना ले। फिर ऑथर ने इसी में एक प्राइवेसी का कंसर्न भी डाला है कि यहाँ पे कोविन पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए भी लोगों को आधार कार्ड मांगा जा रहा है। तो ऑथर ने बोला कि ऐसा डेटा जो है, जो आप डेटा इस समय ऑनलाइन मांग रहे हो, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। हेल्थ डेटा का तो और ज्यादा मिसयूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति को पता चल गया, सपोज मुझे इंश्योरेंस वाला हूं मैं, और मुझे पता चल गया कि आपके पास आपको ये बीमारियां हैं या आप इस बीमारी के लिए ससेप्टेबल हो, तो मैं आपका इंश्योरेंस ही नहीं लूंगा, पहले ही नहीं लूंगा। मैं, मुझे पता है कि यार ये तो इसमें पैसा डूबना ही डूबना है। तो इसलिए ऑथर ने बोला कि ये जो डेटा, इसका मिसयूज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज कर सकती हैं, ठीक है ना। तो दैट दीज आर ऑल थिंग्स। और अब जो ऐप बेस्ड सॉल्यूशंस आ गए हैं, ऐप बेस्ड सॉल्यूशन के लिए पहले आपको जो डिजिटल डिवाइड है वो कम करना पड़ेगा, तब आप ऐप बेस्ड सॉल्यूशंस को मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ऑथर ने वही कहा है कि पॉइंट मतलब ये है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाने की जरूरत थी। जैसे आज अगर मतलब आपने किया होता इन सब चीज़ों में स्पेंड, तो आपको इतना ज़्यादा मतलब एक तो दूसरों के सामने, दूसरी कंट्रीज के सामने झुकना नहीं पड़ता, प्लस आपके सिटीजन इतना परेशान नहीं होते। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। नेशनल हेल्थ सर्विस इन इंडिया, तो यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया कि एक नेशनल हेल्थ सर्विस जैसा कि यूके में चल रही है, वो हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। नेशनल हेल्थ सर्विस, पहले तो ऑथर ने वही जीडीपी वाला बात किया कि हम केवल 1% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ डॉक्टर की पॉपुलेशन जो रेशियो है वो 1:40,000 है, मतलब 40,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है हमारी रूरल, कुछ रूरल एरियाज में, मतलब सर्टेन रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 1:40,000, जो कि काफी बड़ा रेशियो है। 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर हो जाना चाहिए, है ना। सो दैट इज द थिंग। अब ऑथर ने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है नेशनल हेल्थ सर्विस का, ठीक है ना। नेशनल हेल्थ सर्विस जो है ये यूके में चलती है, और इसका 1946 में इंडिया में भी एक जोसेफ भोर नाम के व्यक्ति थे, सिविल सर्वेंट थे जोसेफ भोर, जिसने सबमिट किया था ये प्लान ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विस ऑन द लाइंस ऑफ द ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस, ठीक है ना। तो ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस की लाइंस में एक नेशनल हेल्थ सर्विस 1946 में सिविल सर्वेंट थे सर जोसेफ भोर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यू कैन सी इट हियर ऑल्सो। तो उन्होंने दिया था, एंड दैट वाज देयर इन द प्लान्स, है ना। एंड वही चीज अब यहाँ पे ऑथर ने भी सजेस्ट किया कि नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए सोचा जा सकता है। एंड उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ये काम करती थी। तो बेसिकली जो ये नेशनल हेल्थ सर्विस है, इसको इंटायरली जनरल टैक्सेशन से पे किया जाता था। द सर्विस इज फंडेड इंटायरली फ्रॉम द जनरल टैक्सेशन। इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, केवल और केवल टैक्सेशन के थ्रू इसको लिया जाए, मतलब टैक्स में इसको इंक्लूड करके केवल टैक्सेशन से इसको रन किया जाता है। चाहे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो, चाहे मेडिसिन हो, सारी की सारी नेशनल हेल्थ सर्विस के अंतर्गत फ्री होती है। अब ताकि इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी आपका कम होगा, है ना, ये सारी चीजें भी होंगी। तो दैट इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड हियर बाय द ऑथर, इसको याद रखेगा, ठीक है ना।
नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द एनएचएस? तो प्रॉब्लम्स इसमें से ये है कि प्रॉब्लम्स हैव अराइजन एंड इसमें जैसे प्रॉब्लम ये थी कि इसमें इनइक्वालिटी कई बार हो जाता था, जैसे कि उसकी पेशेंट की सोशल क्लास को देखते हुए ज़्यादा अटेंशन या ज़्यादा टाइम उसको दिया जाता था, मतलब कि सोशल क्लास को देखते हुए अटेंशन एंड टाइम ज़्यादा मिलता था किसी एक व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को वहीं पे कम मिलता था। तो दीज वर द मेजर प्रॉब्लम्स जिसको कि रेगुलेट किया जा सकता है। बट ऑथर ने यही बोला यहाँ पे कि दिस इज द थिंग विच वी कैन थिंक ऑफ इन दीज टफ टाइम्स। ऐसे टफ टाइम्स हम ऐसा सोच सकते हैं कि फ्यूचर के लिए कुछ इस तरीके का प्रावधान किया जाए। सो दिस वॉज द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं और जो बची हुई इंटरनेशनल वैसी न्यूज़ है। तो यहाँ पे हम देखें तो पहली जो न्यूज़ है, 3 नेवल शिप्स ब्रिंग इन द मेडिकल सप्लाईज। तो अब जो मेडिकल सप्लाईज हैं वो आना शुरू हो गई इंडिया में, और इंडिया के शिप्स दे आईएनएस ऐरावत जो था वो विशाखापट्टनम में सिंगापुर से लेकर के आया। उसने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स, क्रिटिकल कोविड मेडिसिनल स्टोर्स, ये सब। फिर आईएनएस त्रिकांड था एंड आईएनएस कोलकाता था जो कि मुंबई और न्यू मैंगलोर में आए विद ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया। आईएनएस त्रिकांड, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस ऐरावत, ये 3 याद रखेगा इनके नाम। दे हैव ब्रॉट द मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम सिंगापुर, वेस्ट एशिया, दीज आर द पार्ट्स, है ना। और दिस इज द थिंग, इंडियन वेरिएंट इज ऑफ ग्लोबल कंसर्न। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो इंडियन वेरिएंट है कोविड वायरस का, मैंने B.1.617 याद रखेगा। बी पॉइंट जो कि लिखा हुआ ना, इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है, इंडियन वेरिएंट है ये B.1.617। दिस इज द वेरिएंट एंड इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया लास्ट ईयर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट्स ऑफ ग्लोबल कंसर्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये इंडियन वायरस सिर्फ इंडिया के लिए कंसर्न नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी कंसर्न है, वर्ल्ड के लिए भी एक कंसर्न है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड। आगे मूव करते हैं, कोविड की न्यूज़ ज़्यादा है आज भी। बांग्लादेश ऑप्ट्स फॉर चाइनाज वैक्सीन। अब बांग्लादेश ने बिल्कुल चाइना की वैक्सीन ले ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोविशील्ड की वैक्सीन की डिलीवरी डिले हो रही थी इंडिया की तरफ से। इंडिया वाज नॉट डिलीवरिंग द कोविशील्ड। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के पास खुद इस समय वैक्सीन नहीं है तो दूसरों क्या डिलीवर करेंगे। तो इंडिया की डिलीवरी लेट होने की वजह से, ऐसा बांग्लादेश ने कहा, मतलब उनको भी थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि एक तो हम लोग दे रहे हैं वैक्सीन और दूसरा मतलब इंटरनेशनल फोरम में जाकर के आप बोल रहे हो कि इंडिया से वैक्सीन डिलीवरी लेट आ रही, इसलिए हम चाइना से ले रहे हैं। मतलब गजब ही है बांग्लादेश वाले भी, उनको देश भी हम लोगों ने बनवाया और अब आज इस तरीके से बेइज्जती भी कर रहा है। ठीक है, आप ले लो, लेकिन ये मत बोलो कि वैक्सीन डिलीवरी लेट हो रही है। आप लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट इंडिया की बेइज्जती तो मत करो, ठीक है। साइनोफार्म जो है, दैट इज द चाइनीज वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है, साइनोफार्म, याद रखेगा। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन ऑल्सो मूव with me। नेपाल प्राइम मिनिस्टर लूजेस द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा है, जिन्होंने की केपी शर्मा ओली, ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस वोट ये लूज कर गए। अब क्या था, यही पीछे पड़े हुए थे कि हम भाई ये सर्टेनिटी के साथ रूल करना चाहते हैं, हम ऐसा मतलब कि कहना चाहिए कि उस तरीके से नहीं कि पवारा लग गया हो, इस तरह से हम रूल नहीं करना चाहते, सर्टेनिटी के साथ रूल करना चाहते, कॉन्फिडेंस के साथ रूल करना चाहते हैं, इसलिए बार बार ये बोल रहे थे। और कई लोगों ने इनको मना भी किया था कि ऐसा मत करो, पर इन्होंने ये नहीं माने और इन्होंने कहा कि हमको स्टेबल पार्लियामेंट चाहिए। दैट इज़ वाई ही कंडक्टेड दिस कॉन्फिडेंस मोशन, एंड फिर वहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस मोशन में फेल हो गए, है ना। सो ही नीडेड 136 वोट्स बट ही गॉट ओनली 93 वोट्स। तो लगभग बहुत ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी से कहना चाहिए कि ये मेंबरशिप वहाँ से लूज कर गए, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट कि प्रेसिडेंट विल नाउ कॉल द पार्टीज टू प्रपोज अ न्यू कैंडिडेट बैक्ड बाय द मेजॉरिटी। तो अब वहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो बोलेंगे कि भैया आप कोई नाम सजेस्ट करो ऑफ अ न्यू मेंबर फॉर दिस पोस्ट एंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, एंड आप दैट शुड बी बैक्ड बाय द मेजॉरिटी। तो दिस इज द रूल नाउ। एफएटीएफ का नाम आया तो मैं थोड़ा एफएटीएफ के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान चाहता है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। अब पाकिस्तान को 27 काम दिए थे एफएटीएफ ने, जिनको करने के बाद ही वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है, लेकिन अभी भी 3 काम उसके बचे हुए थे, इस कारण से वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है। नाउ एफएटीएफ के बारे में अगर आता हूँ आपको बताओ कि 1989 में ये बना था, 1989 में फॉर्म हुआ था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 की इनिशिएटिव बना था, 1989 में बना था। और एफएटीएफ याद रखेगा कि जब पहले इनिशियली बना था तो केवल मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बना था, मनी
लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए बना था। लेकिन 2001 में 2001 में इसके अंतर्गत एक और काम ऐड किया गया, टेरर फाइनेंसिंग का, ठीक है ना। टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करने का भी काम इसके अंदर जोड़ा गया। तो ये 2001 की बात है। इसके पहले की बात मैंने आपको बता दी, जब ये बना था इनिशियली तो केवल और केवल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटीज फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक लास्ट न्यूज़ और देख लीजिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में लेंड ₹3000 करोड़ टू MFIs। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो कम से कम 500 करोड़ रुपए 3000 करोड़ रुपए दे सकते हैं एज MFI, ठीक है ना। ये टू MFIs याद रखिएगा। एट स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होने के लिए आपको मिनिमम जो कैपिटल होनी चाहिए वो 200 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ का होता है। एलिजिबल कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल याद रखिएगा, सिटीजन्स नहीं लिखा हुआ है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स या प्रोफेशनल्स जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस हो इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऐसी कंपनीज या सोसाइटीज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेसिडेंट्स, दे विल बी एलिजिबल। तो इसमें सिटीजन्स नहीं लिखा है, रेसिडेंट्स लिखा हुआ है, पहली बात। देन एग्जिस्टिंग NBFCs हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेसिडेंट्स, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस, ठीक है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं ये प्राइमरली बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे कि डिपॉजिट्स लेना, लेंड करना अंडर सर्व्ड या इन ऐसे अनसर्व्ड रीजन्स को, एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सारे काम, लेंडिंग के भी काम और डिपॉजिट दोनों काम, मतलब बैंकिंग की एक्टिविटीज ये सारी करते हैं। और इनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो 200 करोड़ का होता है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक दैट, प्लीज डू शेयर इट फ्रॉम योर एंड। थैंक यू एंड have a nice day.